तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर नंबर 2 आ चुका है, पॉलिनोमियल। आप लोगों ने बहुत जबरदस्त वाला प्यार दिखाया चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम जिसने अभी नहीं पढ़ा है वो उसका लेक्चर देख लें। लेक्चर के बाद मैंने 87 क्वेश्चंस कराए और अगर आपने 87 क्वेश्चंस अटेंड कर लिए ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, एचसीएफ या एलसीएम या फिर आप ये कहें कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ जाएगा, रेशनल इरेशनल कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आप चुटकियों में उड़ा दो, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर ट्रिक से बताए। तो अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उस चैप्टर को देख लो। एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर थियोरेटिकल लेक्चर प्लस उसके सारे क्वेश्चन उसके अंदर इन्वॉल्व है। सिमिलरली चैप्टर नंबर 2 है, कवर करेंगे पॉलिनोमियल्स को, इसके भी लेक्चर, देन इसके जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं सबको ले लेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो बिना किसी तरीके जिस तरह से आपने उसको प्यार दिया है इसको कई गुना प्यार देना है और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला आता है कि पॉलिनोमियल कहते किसको है। देखो एक वर्ड आता है, आपको पता होगा, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है ये जानो। पॉलिनोमियल एक बेसिक से डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हुए आते हैं अपने स्कूलिंग टाइम में कि पॉली का मतलब होता है बहुत सारी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। बहुत सारी टर्म जिसके अंदर होती है पॉलिनोमियल होता। कहीं हद तक ये ठीक है लेकिन एग्जैक्टली ठीक नहीं है। एक्चुअली पॉलिनोमियल जो स्पेशली यूज होता है वो होता है किसी भी वेरिएबल और उसकी कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए। देखो एक एक्सप्रेशन आपने ऐसा लिया है जिसमें वेरिएबल है और वेरिएबल की कुछ पावर है तो वो कहलाता है आपका पॉलिनोमियल। अब उसमें अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कहा गया पॉलिनोमियल, अगर उसमें एक ही वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, देखो कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है कुछ ये, तो ये कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल है, साथ में जो इसकी डिग्री है, वेरिएबल की पावर को आप कहते हो डिग्री, तो वेरिएबल की पावर अगर 1 है तब ये प्रॉपर वे में बन जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर मेरे पास में वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर मैंने 2 ले ली जिसको बोलते हैं डिग्री, तो ये हो जाएगा, अब देखो इस हिसाब से ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक टर्म ले रहा हूं, लेट अस सपोज कि सिर्फ मैंने एक ही ले लिया, तो ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन एक टर्म वाला, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल। ठीक है, अगर मेरे पास 2 टर्म है, 2 टर्म है कुछ इस वे में है, इनकी पावर कुछ भी हो सकती है, मैंने n ले लिया, तो ये बन जाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल। और अगर मैंने x प्लस वाई प्लस जेड ले लिया है ना, इसकी पावर कुछ इस तरह से ले ली और आगे को मैं लगातार बढ़ता चला गया, तो टर्म्स बढ़ती चली जाती हैं। टर्म्स बढ़ने की वजह से उनके नाम भी चेंज होते रहते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, अब एक ऐसा बाइनोमियल जिसके अंदर पावर 2 है और एक ही वेरिएबल है, पावर तो 2 है लेकिन एक ही वेरिएबल है, तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मेरे पास एक ही वेरिएबल है और पावर 1 है तो ये कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो होप सो ये बेसिक चीज आपको समझ में आ रही होंगी और ये जानना बहुत जरूरी था। हालांकि ये चैप्टर जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ पॉलिनोमियल, बहुत शॉर्ट वे में समझा दूंगा। पूरा चैप्टर बहुत शॉर्ट वे में समझा दिया जाएगा। इतना ही आपके लिए काम करे, क्योंकि आप लोग 10th कर आ रहे हो तो आपको सब टच में है, एग्जाम दिए भी हाल ही में, सब टच में होगा लिटरली। तो आपको बस एकदम से छोटे छोटे पॉइंट्स बताते हुए निकल जाऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जहां से रिजल्ट मिलेगा वो है आपका क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना। तो जितने ज्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, होप सो आपका रिजल्ट भी उतना ही तगड़ा निकल कर आएगा। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पता चल चुकी होगी। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल if the power of the variables is 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 भी हो सकती है वेरिएबल की पावर और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकती है। ठीक है, तो वो कहलाता है पॉलिनोमियल। इसके बाद एक टर्म आती है एचसीएफ। हालांकि आप लोगों को पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको जीसीडी भी बोलते हैं, फिर जीसीएम भी बोलते हैं। इन तीनों के मतलब एक ही है। एचसीएफ का मतलब क्या है इसको हम जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिएगा, मेरे पास लेट अस सपोज कि एक 4 है और मेरे पास इसमें एक है, मैं ले लेता हूं 12 ले लेता हूं। अगर इसका फैक्टर करोगे तो इसको हो जाएंगे 2 इंटू 2, इसको करोगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इन 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालना चाह रहा हूं, तो एचसीएफ क्या होता है? कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूं। तो हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा होना चाहिए, कॉमन का मतलब दोनों के अंदर होना चाहिए वो नंबर, और फैक्टर का मतलब दोनों का फैक्टर भी होना चाहिए। तो ये तो देखो 4 है और 4 इसके पास भी है, तो 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है, तो 4 जो हो गया
वो दोनों का कॉमन भी हो गया और साथ में ये दोनों का फैक्टर भी हो गया। तो ये हो गया बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, जिसको आप बोलते हो एचसीएफ। होप सो एचसीएफ आपने जान लिया और रिवाइज भी कर लिया होगा। एचसीएफ की डेफिनेशन आपको प्रॉपर वे में पता चल गई। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है नंबर सिस्टम के अंदर, बहुत ही ज्यादा यूज हुआ था। ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कराए थे। वो था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर आपके पास दो नंबर है, उन दो नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो ये हमेशा इक्वल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। हमेशा अगर आपके पास दो नंबर है, उनका आपने एचसीएफ निकाल रखा, एलसीएम निकाल रखा, और उन दोनों की प्रोडक्ट की उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा इक्वल आएगा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद में आता है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन दे रखा, देखो अगर मैं कहूं 2 और 3 का एलसीएम बता दो तो आप एलसीएम बता दोगे, 2 और 3 का कहूं एचसीएफ बता दो तो आप एचसीएफ बता दोगे। अच्छा एलसीएम बताना इसका कितना हो जाएगा। अब देखो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम की डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसका मतलब क्या हो गया, लेट अस सपोज कि आपके पास 2 भी है और 3 भी है, मैंने इसका एलसीएम पूछा तो आप 2 की टेबल लिखो 2 4 6 8, वहीं 3 की टेबल लिखो 3 6 9 12। अब देखो इनकी टेबल में कॉमन कौन सा आ रहा है, पहला कॉमन कौन सा आया, तो पहला कॉमन देखोगे आप ये आया, तो ये इन दोनों का कॉमन हो गया ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल हो गया ये। तो ये छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल ही कहलाता है एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान देना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यही मल्टीपल है जो 2 की टेबल में भी है और 3 की टेबल में भी है ना। तो 2 और 3 का अगर एलसीएम पूछेगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का कॉमन है और छोटे से छोटा कॉमन है, तो यही कहलाता है एलसीएम। अगर मैं इनके एचसीएफ की बात करूंगा तो आपको पता है इनके फैक्टर करने पड़ेंगे, और मुझे ये भी पता है कि 2 और 3 के अंदर कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ हो जाता फिर 1। तो ये सारी बात आपको नोट करके चलनी है, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। आगे देखो, तो अब हमारे पास अगर फ्रैक्शंस हैं, अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ एक नंबर का एलसीएम और एचसीएफ बताया, लेकिन अगर आपके पास फ्रैक्शंस हुए जैसे कि 1/2 एंड 3/5, अगर इस तरह के नंबर हुए और आपसे पूछे कि इसका एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा और इसका एचसीएफ कितना होगा, तो तरीका ये है कि अगर आपको फ्रैक्शंस का एचसीएफ बताना होता है तो एचसीएफ इज इक्वल टू होता है, अब देखो आपको क्या करना है, इसमें ऊपर वाला नंबर कहलाता है न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर कहलाता है डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस के अंदर यही होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। अब मुझे फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। जो ऊपर वाले नंबर है इनका आप एचसीएफ ले लो, तो 1 और 3 का एचसीएफ, 1 और 3 में कुछ भी कॉमन है ही नहीं, कॉमन फैक्टर ही नहीं है। जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो यहां पर आ जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 1 तो होता ही है हर किसी नंबर का कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ आप ले लोगे ऊपर वाले नंबर का और नीचे वाले नंबर का ले लोगे आप एलसीएम। तो एलसीएम आप लोगे डिनोमिनेटर का। अब 2 और 5 का कॉमन लोएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और मल्टीपल भी होना चाहिए। मल्टीपल, तो इसका मल्टीपल कौन सा होगा, 10, और इसका मल्टीपल भी 10 होगा। तो इन दोनों का 10 मल्टीपल जो है छोटे से छोटा है और वो 2 और 5 दोनों की टेबल में एक साथ आता भी है। तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के हिसाब से 10 हो जाएगा ये। तो 1/10 हो जाएगा एचसीएफ। 1/2 और 3/5 का 1/10 जो हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ आप ऐसे पहचानोगे और इसी तरीके से निकालना। सिमिलरली अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा तो देखो, अगर आपको एलसीएम चाहिए तो ऊपर वाले नंबर का आप एलसीएम ले लोगे, मतलब न्यूमरेटर्स का एलसीएम, और फिर डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ ले लोगे। तो ये ध्यान देना, एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर एलसीएम लिखते हैं न्यूमरेटर का, फिर डिनोमिनेटर का एचसीएफ हो जाएगा। अगर मुझे एचसीएफ चाहिए तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो ये बेसिक सी चीजें थी, फॉर्मूलाज थे, आप इनको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। डिग्री क्या होगी, 1 होगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको पता चल गया, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसके अंदर एक डिग्री होती है, मतलब डिग्री का मतलब एक पावर होती है, और मैंने ये भी बताया था आपको कि उसके अंदर जो है वेरिएबल एक चलता। हालांकि आपने ये भी देखा होगा y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी, तो क्या ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है? ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। तो किसके अंदर वेरिएबल कितने? दो वेरिएबल है, एक वाई है और एक एक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल जो है ना एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डिग्री जो होगी वेरिएबल की वो होगी 1, तो वो लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पर आप √3x प्लस 5 को देखो, तो यहाँ जो वेरिएबल है इसकी पावर 1 है, 1 के लीनियर पोलिनोमियल। y प्लस √2 को देखो, y की पावर मैक्सिमम कितनी 1 है, बन गया लीनियर पोलिनोमियल। तो ये लीनियर पोलिनोमियल के सारे एग्जांपल्स हैं। तो वेरिएबल की पावर 1 देखनी है लीनियर पोलिनोमियल चेक करने के लिए, जितने भी वेरिएबल होंगे सबको चेक कर लो, ठीक है। अगर मेरे पास पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल ऐसा है जिसकी डिग्री 2 है, जैसे कि मैंने लिख दिया x² प्लस के 5x प्लस के 4 इज इक्वल्स टू 0, मैंने ये लिख दिया। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, दोनों जगह x यूज हुआ है, तो x वेरिएबल है। लेकिन इस वेरिएबल में अगर मैक्सिमम पावर को देखोगे तो वो है 2, इसी को बोलते हैं डिग्री। तो डिग्री 2 का ये मेरे पास पोलिनोमियल है, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपसे पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है तो आप कहोगे डिग्री 2 का पोलिनोमियल, डिग्री 2 का पोलिनोमियल है जी ये, ठीक है। तो डिग्री 2 के पोलिनोमियल को आप बोलते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चीज और बता दूं, गांठ बांध लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टार बना लेना। जितनी डिग्री होती है पोलिनोमियल की, जितनी डिग्री होती है पोलिनोमियल की, उतने उसके रूट्स भी होते हैं। रूट्स का एक दूसरा नाम जीरोस भी है, उतने उसके जीरोस भी होते हैं। जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस भी होते हैं। यहां मैंने कहा कि डिग्री 2 का पोलिनोमियल, तो यहां पर जीरोस कितने होंगे? 2 जीरोस होंगे, क्योंकि जितनी डिग्री है उतने जीरोस होते हैं। अच्छा, जीरोस किसको बोलते हैं? जीरोस वो होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। जैसे कि मैंने x² प्लस के 5x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0 रखा, तो x की 2 वैल्यू होंगी जिस पर ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन 0 के बराबर आ जाएगा, x की 2 वैल्यू पर। तो ये 2 वैल्यू कहलाएंगी 0, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं, ठीक है। अगर मेरे पास लीनियर पोलिनोमियल होता तो उसमें वेरिएबल की पावर 1 होती, और 1 को बोलते हैं डिग्री, तो डिग्री 1 होती। अगर 1 डिग्री है तो उसका मतलब उसका खुद का जो जीरोस होगा वो भी 1 ही होगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा यहां से कि जीरोस कितने होते हैं। तो जीरोस जितने डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। जैसे कि आपके पास एक क्यूबिकल पोलिनोमियल आ जाए, क्यूबिकल पोलिनोमियल वो होगा जिसमें वेरिएबल की पावर 3 होगी, डिग्री 3 होगी। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी डिग्री 3 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे? जीरोस, मैक्सिमम जीरोस 3 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ना इससे कम हो सकते, 3 ही जीरोस होंगे इसके x³ के। अगर आपके पास पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, लेट अस सपोज कि x³ प्लस x² प्लस के x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लेट अस सपोज कि ये है, तो x की 3 वैल्यू होंगी जिस पर ये पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर आ जाएगी। तो जितनी डिग्री उतने जीरोस। चलो, आपने लीनियर पोलिनोमियल के बारे में जान लिया। अब रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, जीरोस की और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। लेट अस सपोज कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसको आप ax² प्लस के bx प्लस c कह रहे हो। अब आपको ये तो पता चल गया कि ax² प्लस bx प्लस c के बाद जो c के पास जो है वो 2 पावर है। ये तो आपको पता चल चुका है कि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो 2 है। तो वेरिएबल की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? ये डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, और डिग्री 2 का पोलिनोमियल है तो इसके रूट्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसलिए मैंने रूट्स का नाम लिया है अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा इसके 2 रूट्स हैं। लेट अस सपोज कि इसके 2 रूट्स हैं। तो क्या होता है, रूट्स जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। सेटिस्फाइड करने का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर अल्फा की वैल्यू मैं यहां रखूंगा, x की जगह अल्फा की वैल्यू रखूंगा, तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर आ जाएगा। वहीं फिर मैं x की जगह बीटा की वैल्यू रखूंगा तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड फिर से 0 आ जाएगा। तो ये रूट सेटिस्फाइड करते हैं। तो यहां पर रूट्स का रिलेशनशिप आता है कोफिशिएंटों से। जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो चिपके हुए होते हैं ना, ये कहलाते हैं इसके कोफिशिएंट। क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट। तो ये दोनों कोफिशिएंट हो गए और ये कांस्टेंट टर्म हो गई। तो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, फॉर्मूलाज होता जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो मेरे पास ये इक्वेशन है, मैं इस फोटो को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर दिखाई दे, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला बनता है सम ऑफ जीरोस। अगर आप जीरोस को जोड़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को ऐड करोगे तो हमेशा फॉर्मूला बनता है माइनस के b अपॉन a, माइनस b अपॉन a। अच्छा, माइनस क्या? पहली बात तो ax² प्लस के bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं।
तो माइनस का बी अपॉन ए, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इनके डेरिवेशन होते हैं, ये फॉर्मूले भी आते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन आपके लिए इतना जरूरी है नहीं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस आपने समझ लिया। ऐसे इसका दूसरा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर उन दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन ए। सी के साथ आपको ए को लेना, देखो दोनों ही केस में नीचे ए चलेगा, दोनों ही केस में नीचे ए चलेगा, बस सम के अंदर आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, वहीं प्रोडक्ट में आ जाएगा सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब मेरे पास लेटर सपोज कि एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल आ गया। क्यूबिकल पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे जिसमें डिग्री 3 होगी। डिग्री का मतलब हो गया वेरिएबल की पावर 3। तो ये मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये होता ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस डी। ये है मेरे पास डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, जिसको आप बोलते हो क्यूबिकल पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इस क्यूबिकल पॉलिनोमियल में इसके रूट्स कितने होंगे, इसके रूट्स 3 होंगे। लेट अस सपोज कि अल्फा बीटा और गामा आपने इसके रूट्स ले लिए, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 3 है तो 3 ही वैल्यू होंगी एक्स की, जिस पर ये 0 हो जाएगा। तो जब आपने इसके 3 रूट्स ले लिए अल्फा बीटा और गामा, तो अब आप इनके अंदर फिर फॉर्मूला बनाओगे सम ऑफ रूट्स, जिसको आपने माइनस बी अपॉन ए यहां भी कहा था। इसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहोगे, माइनस का डी अपॉन ए। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट जब भी आप निकालते हो, प्रोडक्ट जो जब भी आप निकालते हो तो आप कांस्टेंट टर्म को लेते हो ए के साथ, तो ये डी अपॉन ए। लेकिन माइनस का, माइनस कैसे है, देखो आपने इसको प्लस लेना, इसको माइनस लेना, इसको प्लस लेना, इसको माइनस लेना, ऐसा ऑल्टरनेट टर्म यूज करनी है, आपकी याद के लिए बता रहा हूं। तो प्रोडक्ट निकालोगे तो माइनस का डी अपॉन ए, तीनों का प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप दो दो करके प्रोडक्ट निकालोगे तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। सी वाला कैसे लेना आपको, प्लस का, और ए भी आपका प्लस का। तो ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, है ना, ये आ चुका। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो कंफ्यूज कभी भी मत होना, आपको हमेशा जब भी याद करना हो या तो इस फॉर्मेट में याद कर लो, या आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे याद कर लो। नीचे यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तीनों जगह है, बस ऊपर बदला हुआ है। बी क्या है, बी माइनस का बी क्या है, वहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्यूबिकल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता था, लेकिन यहां पर क्यूबिकल पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहां बी को बोलूंगा मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या बोलूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस का समेशन करूंगा तो आपने ए के साथ, आपने बी को ए के साथ ले लिया, अब आप लोगों सी को ए के साथ, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। फिर उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस, उनका प्रोडक्ट करोगे तो लास्ट वाला क्या बचा, डी, डी अपॉन ए, लेकिन डी को माइनस का, तो माइनस का डी अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला याद करवाने की एक निंजा टेक्निक थी जो आपको समझा दी। इसके बाद में आता है डिवीजन एल्गोरिदम। इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए नंबर सिस्टम के अंदर कि डिविडेंड जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के, ठीक है। ये कैसे समझ में आएगा, ये समझ में ऐसा आएगा कि लेट सपोज कि आपको 3 को डिवाइड कर 7 को डिवाइड करना 3 से, तो आप 7 ऐसे लिखोगे, 3 यहां लिखोगे, 3 से 7 को डिवाइड करोगे, 3 2 6, सब्ट्रैक्ट करने पे आ गया 1। तो आपने 7 को डिवाइड किया है 3 से, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवीजर, तो ये डिवीजर है। और जो डिवाइड हो रहा होता है इसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो डिवाइड होने पर आता है उसको बोलते हैं कोशेंट, और जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये आपके पास बना। अब देखो मैं 7 को कैसे पा सकता हूं, 7 को पाने के लिए मैं 3 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा और उसमें 1 को जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा डिवीजर, सॉरी डिविडेंड, डिविडेंड, और ये हो जाएगा डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये फॉर्मूला यहां से बनता है, रटने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। ये होने के बाद में इसके बाद आता है कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज है। इन आइडेंटिटीज को थोड़ा जरा अच्छे से कर लो तैयार, क्योंकि आइडेंटिटी बार बार आइडेंटिटीज का यूज बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने आइडेंटिटी को अच्छा कर रखा है तो नो डाउट आपके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे आइडेंटिटी की मदद से। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। होल स्क्वायर हो, प्लस का हो या माइनस का हो, यहाँ प्लस में ही आती हैं दोनों टर्म, ठीक है। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा,
ठीक है। अब ऐसे ही मैं अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करूँगा तो होल स्क्वायर मैंने कहा कि ये दोनों टर्में तो प्लस में ही आती हैं, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाता है, माइनस का 2ab, ठीक है। ऐसे आता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। देखो क्यूब है तो प्लस वाला क्यूब प्लस के साथ, माइनस वाला क्यूब माइनस के साथ, तो यहाँ पर प्लस है तो सब प्लस में आ जाएंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी का क्यूब करूँगा तो देखो b जो है वो माइनस का है, तो अब यहाँ b माइनस का आ जाएगा, a क्यूब प्लस का है तो प्लस का माइनस बी क्यूब, क्योंकि क्यूब के केस में माइनस माइनस का होता है, प्लस प्लस का होता है, लेकिन स्क्वायर के केस में प्लस प्लस का होता है, माइनस भी प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab इंटू a माइनस का b, यहाँ गलत हो गया, a माइनस का b ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना। अब आता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला, इंपॉर्टेंट। देखो जो यूज सबसे ज़्यादा होते हैं वो ये होते हैं जिन पर मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर का डिफरेंस। जैसे मैंने कह दिया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो बताओ वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसे 16 माइनस के 9 कह सकते हो। 16 माइनस के 9 कितने हो गए, ये हो जाएंगे 7। लेकिन इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी की मदद से, कि एक बार इनको ऐड कर दिया 4 + 3 और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बताओ कितना हो जाएगा, 4 + 3 हो गया 7 और 4 - 3 हो गया 1, तो देखो 7 आंसर आ गया ना, आ गया। तो ये बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिएगा, अगर मैं 3 नंबर ले लूं और उनका मैं स्क्वायर निकालूं, a + b + c का होल स्क्वायर, बहुत कम यूज होता है लेकिन देख लो जब आ गया तो ये हो जाएगा a² + b² + c² प्लस का 2ab + bc + ca, ab + bc + ca, ठीक है। तो ध्यान देना, कुछ इस तरह से भी आपको ध्यान देना बहुत अच्छे से। यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से कैसा बनेगा, इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी को उठा लेता हूँ मैं और आपको हिलाने के लिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ। मैं कहता हूँ इफ a + b + c की वैल्यू को आपने जोड़ा और जोड़ने के बाद आ गई 0, तो मुझे बताओ a² + b² + c² की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको, a² + b² + c² की वैल्यू हो जाएगी -2ab + bc + ca, ध्यान देना, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको a b b c और c a की वैल्यू दे रखी होंगी, तो ध्यान देना आपको कुछ इस तरीके से। ये कहाँ से बनाई मैंने, यहाँ से बनाई। जब मैंने इन तीनों का सम 0 रखा तो 0 = आ जाएगा a² + b² + c², मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, तो मैं इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो माइनस का हो जाएगा। तो ऐसे आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके आप बड़े पेचीदे क्वेश्चन को बड़ा ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास आता है a³ + b³ का फॉर्मूला। हालांकि आप a³ + b³ यहाँ से भी लिख सकते हो, a³ + b³ का फॉर्मूला यहाँ से लिखोगे आप, तो यहाँ से भी लिख सकते हो, वरना a³ + b³ को अगर आप अलग से भी सॉल्व करना चाह रहे हो तो फॉर्मूला होता है a + b ब्रैकेट के अंदर a² + b²। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस के ab आ जाएगा, और अगर यहाँ माइनस हुआ जैसे कि यहाँ, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है, a³ - b³ a - b a² + b² प्लस के ab, और a³ + b³ a + b a² + b² माइनस के ab। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद ये आता है a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। अब ये कहाँ से लिखा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एकदम आप लिख सकते हो। इसको अगर आप खोलोगे तो ये होता है a² + b² प्लस के 2ab। अब देखो मुझे इसको भी a² + b² प्लस 2ab लाना, तो ये तो a² + b² माइनस 2ab होगा, तो माइनस का 2ab प्लस का 4ab में जुड़ेगा तो प्लस का 2ab बच जाएगा, जिसकी वजह से आ जाएगा a² + b² प्लस 2ab, जो कि a + b का होल स्क्वायर होता है। तो ऐसा आपको समझना है। ऐसे आप अगर a - b का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर और माइनस के 4ab, ठीक है। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा, लेकिन जब यहाँ प्लस होता तो यहाँ ऑटोमेटिकली माइनस होता, और जब यहाँ माइनस होता तो यहाँ ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता। इसके बाद ये वाली आइडेंटिटी देखिएगा, a³ + b³, a³ + b³, तो ये हो जाता है a + b का होल क्यूब। हालांकि ये आइडेंटिटी कुछ नहीं है, स्पेशली इसी को आपने रिवर्स करके लिख दिया, इसको आप एक ही बार याद कर लो बेहतर होगा। a³ - b³, देखो यहाँ से देख लो यही है ये। इसके बाद a + b का होल स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी अच्छी खासी यूज होती है, हालांकि कुछ स्पेशल नया नहीं है इसमें।
आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पर लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो वही है a प्लस बी का होल स्क्वायर में से अगर माइनस का 2ab माइनस कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। वहीं अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर में प्लस का 2ab ऐड कर दोगे तो अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। तो ये सारी आइडेंटिटीज थी, आपने बहुत अच्छे से जान लिया और इनको समझ लिया। आपने ये समझ लिया कि पोलिनोमियल क्या होता है, आपने ये भी समझ लिया कि मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म वाला, बाइनोमियल दो टर्म वाला। अब उनकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, टर्म की बात चल रही है। मोनोमियल एक टर्म वाला, बाइनोमियल दो टर्म वाला, ट्राइनोमियल तीन टर्म वाला, क्वाड्रोमियल चार टर्म वाला, उनकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। अब इनकी डिग्री के हिसाब से अगर डिग्री 1 है तो ये कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 है तो ये कहलाएगा डिग्री 2 का कहलाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और डिग्री 3 है तो ये कहलाता है क्यूबिकल पोलिनोमियल। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो आपने पोलिनोमियल को जान लिया, फिर आपने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिटेल स्टडी की, आपने फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाला, और आपने नॉर्मल नंबर का भी एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। फिर आपने कहा ठीक है हम रिलेशनशिप चेक करेंगे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। फिर आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की उसके बाद फिर आपने क्यूबिकल पोलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सम ऑफ रूट्स होता है माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए। वहीं अगर क्यूबिकल पोलिनोमियल की बात करोगे तो वहां पर सम ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस का सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वहां क्या हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। प्रोडक्ट देखो दो दो रूट्स के प्रोडक्ट करोगे और इसको जोड़ोगे तब आ जाएगा माइनस का, अब ये हो गया माइनस का सी अपॉन ए, ये प्लस का सी अपॉन ए आता है इसके अंदर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आता है वो आता है डी अपॉन ए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको प्रैक्टिस में ले लेना इन फॉर्मूलाज को। बस इतना ही था। उसके बाद आपको मैंने आइडेंटिटी सिखाना शुरू कर दिया। डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको डिटेल स्टडी कर दी, बस यही था इसके अंदर। जल्दी से फटाफट इसके बाद आप क्वेश्चन लगाते हैं। वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।